जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 22 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस ज्वाइन कर लीजिए। और ये सब गाइज आज के टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है कमलाक्ष झा। मैं हूं आपका एजुकेटर। और फटाक से पेन और पेपर लेकर आइए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हर एक टॉपिक्स के अंदर वो मैं आपकी लिखवाऊंगा, जो आपको नोट डाउन करना है। और आपको हर एक टॉपिक को सिर्फ ध्यान से सुनना है, जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग के जो है वो कमेंट्स जो है वो देख लेते हैं। तो ईशा ठाकुर ने बिल्कुल सही आंसर्स जो है वो दिए हैं। आयुष गुप्ता वेरी गुड, दिग्विजय वेरी गुड, रोहित गुप्ता, आयुषी सिंह, एक सेकंड गाइस, दीप शिखा सिंह वेरी गुड यार। अभी दीप शिखा सिंह ने मेरे ख्याल से अभी पहला ही दिन है उनका आंसर्स देने का। ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन करो, आंसर्स देते जाओ। पायल भारती, ठीक है। एक स्टूडेंट अजीत चौधरी है, उन्होंने लिखा था कि आप जो संडे की एक्स्ट्रा क्लास का बोलते हैं, ये कहाँ जो है वो मिलती है। तो अजीत, मैंने रिप्लाई भी हालांकि किया था आपको। इसी चैनल पर हम जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। बहुत बढ़िया, प्रीति मिश्रा, रोहित गुप्ता वेरी गुड। चलो, अब समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक को जो है वो कवर अप करेंगे। बहुत ध्यान से चीजों को आपको सुनना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो बिना समय वेस्ट किए पहले टॉपिक की तरफ हम लोग आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अब देखो गाइस, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एक तो अंबेडकर साहब से रिलेटेड टॉपिक है। और सिविल सर्विसेज के अंदर अंबेडकर साहब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, और इवन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सारे पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर आपको मिलेंगे जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहली बात तो डीलिमिटेशन क्या होता है। डीलिमिटेशन के बारे में याद है, हम पहले भी परिसीमन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात किया था। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये बताया था कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है, उसका जो ऑर्डर वो पास करती है, उस ऑर्डर को आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तक चैलेंज नहीं कर सकते। उसके ऑर्डर फुल एंड फाइनल होते हैं। तो करती क्या है ये डीलिमिटेशन कमीशन, इसका काम क्या होता है? सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। क्या होती है इलेक्टोरल बाउंड्रीज? यानी कि आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर एमपीज और एमएलएस अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे से खड़े होते हैं, राइट? आपको पता है एमपी एमएलए की अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जहां पर वो खड़े होते हैं और जहां से वो वोट मांगते हैं। है कि नहीं? ये बेसिक फैक्ट पॉलिटी का आपको पता होना चाहिए। तो वो जो एरिया है कि कितना बड़ा या कितना छोटा एरिया होगा किसी पर्टिकुलर एमएलए का या एमपी का, तो ये जो एरिया है, ये जो ड्रॉ किया जाता है, ये डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। और ये जो एरिया है ना, यही डीलिमिटेशन होता है। फिर से रिपीट करता हूं, इसका सिंपल शब्दों में मतलब है इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, जिससे हर एक सीट पर रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से हो। समझे आप? अब ये मुद्दा जो है वो गर्म क्यों हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सपोर्टर्स का कहना है गाइस कि ये वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल्स को बरकरार करेगा। दूसरा, अपोजिशन स्पेशली सदर्न स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, इनका कहना है कि अगर सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे डीलिमिटेशन होगा तो हाई बर्थ रेट वाले राज्यों को ज्यादा सीट्स मिलेंगी और सदर्न स्टेट्स का पॉलिटिकल पावर रिड्यूस हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ पर्टिकुलर हफ्तों पहले हमने डिस्कस किया था कि सदर्न स्टेट्स बिल्कुल भी जो है वो खुश नहीं है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से या प्रोसेस से, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, राइट, एज कंपेयर टू नदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में जो है वो कम हो सकता है पॉपुलेशन के कारण। बट हालांकि आपको ये भी पता हो, कुछ समय पहले हमने डिस्कस भी किया था कि अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बट फिर भी सिर्फ चीजें पॉलिटिक्स में आश्वासन से जो है वो चलती नहीं है, लिखित में चीजें चाहिए की आवश्यकता जो है होती है। अगर आपको कोई भी आश्वासन दे
तो आपको अब उस पर बिलीव जो है वो नहीं करना है, ये चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अरे यार आप मेरी बात तो मानो, मेरी बात तो मानो, मेरी बात मानोगे तो ऐसा जो है वो हो जाएगा। नहीं भाई, लिखित में दे भाई, तेरी बात मान लेंगे बट आई वांटेड इट राइटिंग, लीगल, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बस यही एक मुद्दा था। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अचानक से अ, अंबेडकर साहब का जिक्र जो है वो कैसे हो गया, है ना। तो इसी में ही डॉक्टर अंबेडकर साहब के इकोनॉमिक विजन की बात होती है, जो आज भी इक्वली रेलिवेंट है। अब आपको मैं बताऊं, अब देखो पहले तो मैं आपको ये न्यूज में क्या चला था, मैं आपको एक देखो, लिखना नहीं है अभी, जो चीज लिखनी वाली होगी मैं बता दूंगा। यहाँ पर न्यूज में देखो, अभी बहस जो है वो चल रही है इंडिया के अंदर डिलिमिटेशन को लेकर, है ना। तो ये चीज कि भाई डर ये है स्पेशली सदर्न स्टेट्स को कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिलेगा, है ना, पार्लियामेंट के अंदर। और जो आलोचक हैं पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर कुछ स्टेट्स के, जो जो जिनको लग रहा है कि भाई उनकी सीट जो है वो हाथ से निकल जाएगी, तो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऐसे चेंजेस जो है वो फेवर कर रहे हैं उन रीजन्स को जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को रही है। फिर अंबेडकर जयंती 2025 में जो थी, तो अंबेडकर जी की लेगेसी को ध्यान में रखते हुए, उनके इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये बहस जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो डीलिमिटेशन क्या है वो पूरी चीज मैंने आपको रहे वो समझा दी, है ना, कि 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये चीज जो है वो तैयार की जाती है कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस प्रकार से बनाया जाता है कि पार्लियामेंट में बैठे जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, वो बेसिकली उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरे इंडिया का रिफ्लेक्ट हो, है ना। तो इसमें अब तमिलनाडु वगैरह को यही दिक्कत है कि उनकी उन्होंने जो पॉपुलेशन, या नीचे सदर्न स्टेट्स केरल कर्नाटक की इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है, राइट। तो इसके चलते इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कम हो सकता है, राइट। तो अब कहानी आती है अंबेडकर साहब की। अब इस पे शुरू करते हैं, यहां तक की चीजें आपको मुद्दे जो है वो क्लियर हो गए, लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है ये बहुत समय से चलता आ रहा है, आने वाले समय में भी रिपीट होगा। अब देखो बात करते हैं हम लोग अंबेडकर साहब के विजन की, है ना। तो सबसे पहली चीज तो 1923 में एक उनकी किताब थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। क्या, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये किताब का नाम जो है वो लिख लेना। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। क्वेश्चन ये बनेगा ये किसकी किताब है, तो अंबेडकर साहब की किताब है। इसमें अंबेडकर जी ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड रिकमेंड किया था। आरबीआई के 1934 में स्थापना के पीछे इन्हीं इसी किताब का और उनका भी एक बड़ा रोल है, पता है आपको। देखो, इनके आइडियाज ने इन्फ्लुएंस किया था आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट को, ये चीज भी आप लिख सकते हो। इन्होंने सपोर्ट किया कि गोल्ड एक्सचेंज रेट जो है वो लाया जाए, जिससे कि इंडियन करेंसीज को स्टेबलाइज है वो किया जाए, कि गोल्ड के रेट के आधार पर हमारा जो रिजर्व है वो मेंटेन रहे, है ना, ना कि फॉरेन करेंसी के ऊपर बेस्ड रहे, क्योंकि फॉरेन करेंसी के ऊपर बेस्ड रहेगा तो चीजें फ्लक्चुएट होंगी, करेंसी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट होंगी, और जिसका सीधा सीधा असर हमारी इंडियन करेंसीज में देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड रेट जो है वो फॉलो करो। देखो ये अंबेडकर साहब ने कहा था, ये कितना अच्छा पॉइंट आप मेंस में यूज कर सकते हो। ये लिख लो, नया वाला पॉइंट, जो चीज बोलूंगा सिर्फ वही लिखो। तो एक तो इन्होंने मॉनिटरी पॉलिसी को लेकर अपना विचार जो है वो सामने रखा। दूसरा, इनका उन्होंने 8 घंटे वर्क डे, मैटरनिटी बेनिफिट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंट्रोड्यूस किए। ऐसे रिफॉर्म्स देखो, लेबर मेंबर थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइस रॉय की लेबर मेंबर अंबेडकर साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ सुधार। इन्होंने बोला कि भाई हर एक जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसको मैक्सिमम 8 घंटे तक काम करना अलाउ किया जाए, ये रिकमेंडेशन था इनका। मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो दिया जाए, यहां से लिखना, मातृत्व लाभ दिया जाए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए वर्कर्स के लिए, अगर वर्कर्स को कोई शिकायत करनी हो तो एक तंत्र होना चाहिए जहां जहां जिस माध्यम से वो शिकायत कर सके, विवाद समाधान तंत्र। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया, जिससे कि जॉब्स बढ़े कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा। तो ये अंबेडकर साहब के कंट्रीब्यूशन थे। अब आप बोलोगे सर यार, ये मतलब इनका जो विजन है और जो अभी जो टॉपिक चला था,
डीलिमिटेशन कमीशन के बहस का उसके साथ कोई रिलेशन दिख तो रहा नहीं है, दिखेगा भी। नेक्स्ट, अंबेडकर चाहते थे कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो, ताकि कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक इमोबिलिटी खत्म हो सके। सिंपल शब्दों में और समझाऊं मैं आपको, ये बोल रहे थे कि जिन लोगों ने अपने अंडर, जमींदारों ने जमीन जो है वो रख ली है बहुत ज्यादा, वो अपने हाथों से जमीन का होल्ड जो है वो रिलीज करे, और एक लिमिटेड जमीन जो है वो उनके हाथ में हो, जमींदार के हाथ में, और बाकी जमीन को जो है वो दूसरे जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, बांट दिया जाए। लैंड सीलिंग, कुछ याद आ रहा है? एनसीईआरटी में पढ़ते हो आप इकोनॉमिक्स की, कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अपने पास आप होल्डिंग नहीं रखोगे, है ना, जमीन का टुकड़ा अपने पास नहीं रखोगे। तो अंबेडकर जी ने ये रिफॉर्म्स भी जो है वो लेकर आए, है ना, कि दलित्स को फायदा हो, किसानों को फायदा हो। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। नेक्स्ट, उनका कहना था कि अगर राज्यों को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, संसाधन नहीं मिलेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। और आज के फाइनेंस कमीशन के प्रिंसिपल्स भी उनके आइडिया से इंस्पायर्ड है। तो इन्होंने फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी। इन्होंने बोला कि भाई ज्यादा से ज्यादा राज्यों के पास जो है वो पावर होनी चाहिए, रिसोर्सेज जो है वो होना चाहिए, जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम्स जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व कर सके, है ना। तो ये चीज मतलब कुल मिलाकर राज्यों के बारे में चर्चा जो है वो हो रही है। तो अंबेडकर जी ने आरबीआई इस्टेब्लिश होने से पहले, क्वेश्चन मेरा है कि आपके लिए, अभी तक आपने जो सुना उसका देखते हैं किसको इसका आंसर अभी क्लिक करेगा। आरबीआई इस्टेब्लिश होने से पहले कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी रिकमेंड की थी? जल्दी बताओ। अंबेडकर जी ने आरबीआई स्टैब्लिश होने से पहले कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी रिकमेंड करी थी? और उनकी किताब का नाम भी अगर आपको याद आ जाए अभी के अभी, तो और अच्छी बात है, वो भी लिखकर बता दो कमेंट बॉक्स में। देखते हैं अभी किसने कितने ध्यान से ये पूरे टॉपिक को जो है वो समझा है। तो अंबेडकर जी का विजन जो है वो क्या था? इकोनॉमिक जस्टिस का, है ना। ये बोल रहे हैं कि वेल्थ का पैसा जो है वो सही तरीके से सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो। जो ये समाज के अंदर जो हिरारकीज बन गई है, जाति के आधार पर लोग जो डिवाइड हो गए हैं, ऐसी चीजें खत्म हो। और ये खत्म तभी होंगी जब लोग जो है वो इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया, कि जॉब्स क्रिएट की जाए, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी बंद की जाए, कि कास्ट के आधार पर लोग जो ये जॉब्स वगैरह दे रहे हैं उसको बंद करो। इनने मुद्रा फीसदी के ऊपर भी वार्निंग जो है वो दी थी, और उसके डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट्स के बारे में बात करी थी, जो आज भी जो है वो बहुत ज्यादा रिलीवेंट है, जिसका उपयोग करके मॉनेटरी पॉलिसीज भी तैयार जो है वो की जाती है, फाइनेंस कमीशन जिसका ध्यान रखता है। डिसेंट्रलाइजेशन पर ये फोकस करते थे कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्राउंड लेवल तक होना जो है वो चाहिए, है ना, स्पेशली फाइनेंशियल पावर्स। समझ रहे हो? और वो सेम चीज फाइनेंस कमीशन भी जो है वो करती है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। तो इंडिया जो है वो अंबेडकर जयंती इंडिया ने मनाई। उस समय अंबेडकर जी के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में जो है वो रखा गया, कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, लेबर वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से, सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, कि ये सब चीजों का ध्यान में रखा जाए पॉलिसीज बनाते समय। इनका विजन जो है वो एक इकोनॉमिकली जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला, कि समाज जो है उसमें सब लोग इकोनॉमिकली जो है एम्पावर जो है वो होने चाहिए, है ना। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। बट आज भी समाज के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर हमें करने पर फोकस जो है वो करना चाहिए। अब देखो यार, अचानक से चर्चा जो है वो चल रही थी कि डीलिमिटेशन की, कि भाई अभी आज की डेट में तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, सदर्न स्टेट जो है वो अपोज कर रहे हैं कि भाई ये डीलिमिटेशन मत करो, इससे हमारा पॉलिटिकल पावर का जो है वो नुकसान जो है वो होगा। पॉलिटिकली हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स में आएंगे, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो आलोचक ने जो है वो ये आर्ग्यू किया कि प्राइमरी एम जो होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट के प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए, जो कि बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड सिस्टम, प्योरली पॉपुलेशन बेस्ड सिस्टम को जो है वो खतरे में डाल रहा है। और ये व्यू जो है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब के विजन जो है सोशल डेमोक्रेसी का, उसके साथ अलाइन कर रहा है।
जहां पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को इक्वली सभी सिटीजन्स को मिलना चाहिए, बस। तो अंबेडकर साहब की जयंती पर हमने अंबेडकर साहब के विजन को याद किया कि किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन जो था, वो लेबर्स के रिफॉर्म की अगर बात कर लो, या फिर आप बात कर लो मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लो, राइट, या फिर आप बात कर लो लैंड रिफॉर्म्स की या लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लो, या आप बात कर लो डिसेंट्रलाइजेशन की, है ना, या आरबीआई में उनके कंट्रीब्यूशन की, है ना। तो ये सब चीजों की अब बात जो है वो कर लो, तो उसमें एक ही चीज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए सभी को, है ना, सोशल जस्टिस। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, क्योंकि लोग सशक्त होंगे, एम्पावर होंगे। और तीसरा यहां पर जिक्र ये भी है, अगर पावर डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट को आपने देखा होगा, कि पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए, राजनीतिक न्याय, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अब ये जो अम्बेडकर जयंती आई, तो जो आलोचक थे उन्होंने ये चीज भी कही कि भाई आप तो अम्बेडकर साहब के विजन को जो है वो ध्यान में नहीं रख रहे हो। और अम्बेडकर साहब जो है वो कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, है ना। चेयरमैन किसके थे भाई, कौन सी कमेटी के चेयरमैन थे अम्बेडकर साहब? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर बताएं, देखते हैं किसने जनरल स्टडीज को ध्यान से पढ़ा है। मैं हमेशा कहता हूँ जनरल स्टडीज पर एक बहुत अच्छी कमांड आपको बनाना जरूरी है। अगर क्लैरिटी होगी आपको जनरल स्टडीज की, तो बहुत अच्छे से आप अपना आंसर जो है वो दे पाएंगे। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि नंबर पर कांटेक्ट करो और ज्वाइन करो कोर्सेज को, क्योंकि यहां पर आपको जनरल स्टडीज की पूरी प्रॉपर जानकारी जो है वो मिलेगी। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे बिना देरी के। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया ना, इसमें ज्यादा कुछ लिखने वाली चीजें नहीं थी, जितनी चीज लिखवाई दैट वाज मोर देन सफिशिएंट गाइस। तो अब ये जो टॉपिक है गाइस, ये एनवायरमेंट से जुड़ा एक इंडियन इनोवेशन है, लिख लेना। सूरत का, सूरत गुजरात का एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईटीएस, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, गुजरात सूरत के। और बिलीव करो या नहीं, दुनिया का पहला मार्केट बेस्ड, दुनिया का पहला मार्केट बेस्ड पार्टिकुलेट पॉल्यूशन ट्रेडिंग मॉडल यहीं से स्टार्ट हुआ था, दुनिया का पहला। ये लिखने में मजा आ जाएगा। पार्टिकुलेट लिख सकते हो आप, दुनिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट मार्केट बेस्ड, मार्केट बेस्ड पार्टिकुलेट पॉल्यूशन ट्रेडिंग मॉडल। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर से कैलकुलेट करते हैं। सुना है कि भी आपने PM 2.5, PM 10 कहीं सुना है आपने, पॉल्यूशन वाले टॉपिक में सुना होगा। क्योंकि गाड़ियों से जो ये धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से जो ये धुआं निकलता है, ये पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, इसमें होते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जितना छोटा मैटर उतना खतरनाक, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5। हम्म, सुना है ना ये वाली चीज आपने। तो ये जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है ना, ये मार्केट है जिसमें आप ये पल्यूटेंट्स की खरीदारी बिक्री कर रहे हो। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो यार, पल्यूटेंट्स को कौन खरीदने में इंटरेस्टेड होगा? यहां पर खरीदने की बात नहीं हो रही, यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, कैपिंग की बात हो रही है, कि जो कंपनी ज्यादा पल्यूटेंट्स रिलीज करेगी उसको पैसा देना पड़ेगा। अब उस पैसे से बचने के लिए एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के पल्यूटेंट्स लिमिटेशंस को खरीद ले। अब ये क्या है, तो आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। सुनो बहुत ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये वाला टॉपिक हम पहले भी एनवायरमेंट के अंदर जो है वो कवर अप कर चुके हैं। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये टॉपिक सुनते सही थी उनको जो है वो क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने एनवायरमेंट जो है वो पढ़ा है कि टॉपिक, या फिर आपने अगर जनरल स्टडीज में एनवायरमेंट के बारे में जो है पढ़ा होगा, एनवायरमेंट टॉपिक को पढ़ा होगा, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली जो है समझ में आ रही होगी कि ये बात हो रही है किसकी, ऑब्वियसली पॉल्यूटेंट ट्रेडिंग की बात हो रही है ना। जो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे मार्केट जो है वो स्टैब्लिश हो, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को जो है वो कम करने में हेल्प करें, और जिसके कारण क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से सुनना पहले, क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से सूरत में ईटीएस के इंप्लीमेंटेशन से 20 से 30% तक पॉल्यूशन कम हुआ।
इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंस कॉस्ट 11% तक कम हुई। पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज का एनवायरमेंटल कंप्लायंस रेट 99% था। तो आपके हिसाब से एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या गवर्नमेंट रूल्स ही काफी हैं या फिर मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स भी जरूरी हैं? आप सोचिएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कचरे की बात करें, है ना, कि सरकार अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रही है कि कचरा मत फेंको, कचरा मत फेंको, कचरा मत फेंको, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है ना। तो सरकार तो अवेयरनेस सालों से कर रही है, बट स्वच्छ भारत मिशन एकदम से जो है वो सक्सेसफुल कैसे बना? हम और आप लोगों की वजह से। कैसे? पहले क्या होता था, किसी ने चाय पी, चाय पीने के बाद जो डिस्पोजल कप होता था वो कहीं पर भी पट फेंक दिया। किसी को किसी चीज से मतलब नहीं था। पहले कोई स्कूटर पे जा रहा है, मूंगफली खा रहा है हाथ में, मूंगफली खत्म हुई, पट से कागज फेंक दिया। पहले होता था, ये 10 साल पुरानी बात, 5 साल, 6 साल, 7 साल पुरानी बात है ना, होता था पहले। आजकल होता है क्या? नहीं। पीपल आर फाइंडिंग आउट और आस्किंग अबाउट द डस्टबिन। लोग ढूंढ रहे हैं, वो दुकानदार से पूछते हैं, भैया यार ये कहाँ फेंकना है, बताओ डस्टबिन कहाँ है। अरे यार भैया डस्टबिन नहीं है। तो लोग सजेशन खुद दे रहे हैं, डस्टबिन रखो यार। ये क्यों हुआ? क्योंकि कम्युनिटी ने एक दूसरे को सिखाया। फॉर द पॉल्यूशन ऑल्सो, जो आज की डेट में जो प्रदूषण जो रिलीज हो रहा है, उसके लिए भी अगर इंडस्ट्रीज खुद ब खुद पल्यूटेंट्स को कम करने पर टारगेट करेंगी, या बिना किसी लूप होल को ढूंढे खुद ब खुद कोशिश करेंगी कि भाई हम रूल्स को जो है वो फॉलो करें, जितना यूनिट्स पल्यूटेंट रिलीज करने के लिए अलाउड है उतना यूनिट्स ईमानदारी से जो है वो अचीव करें, और अगर हमने उससे कम किया तो सरकार क्या कर रही है? सरकार इंसेंटिव दे रही है। सरकार ने देखो एक गेम ये किया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाता हूं ये काम कैसे करता है, पहले ये समझ लो तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। सपोज करो कि दो कंपनी है ना, एक एक्स कंपनी, एक वाई कंपनी। सरकार ने बोला कि आप 100 यूनिट से ज्यादा एनवायरमेंट में धुआं रिलीज नहीं करोगे, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करोगे 100 यूनिट से ज्यादा। अब एक ने कर लिया है 110 यूनिट, और एक के पास है 80 यूनिट। मतलब महीने के एंड तक देखा जाए तो एक कंपनी के पास 20 यूनिट अभी भी बचा हुआ है रिलीज करने का, और दूसरी कंपनी ने 110 कर दिया है। अब 110 कर दिया मतलब वो थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर गई, मतलब उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो अब ये क्या करेगी, वाई वाली कंपनी ये एक्स से बोलेगी कि भैया आपका 10 यूनिट का सर्टिफिकेशन मुझे दे दो यार, ये लो इतने पैसे पकड़ लो। तो इंसेंटिव किसको मिला? एक्स को मिला। बिना काम किए, बिना कोई लागत रॉ मटेरियल लगाए, उसने सिर्फ पल्यूटेंट्स को अपने कम किया, कंट्रोल किया, और उसको पैसे मिल गए दूसरी इंडस्ट्री से। और ना ही सिर्फ पैसे, आगे चल के जो है उनको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स भी मिल सकते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, पल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने का काम किया। तो इससे अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, इससे अल्टीमेटली ये हुआ कि हमने डिसाइड किया था कि मैक्सिमम 200 यूनिट एनवायरमेंट में रिलीज हो, तो उससे भी कम जो है वो रिलीज हुआ, 10 यूनिट कम रिलीज हुआ। समझ में आई चीजें आपको कि ऊपर से गई? तो ये बेसिकली पल्यूटेंट्स को कम करने के ऑब्जेक्टिव से ये ट्रेडिंग स्कीम, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है वो लाई गई है। इससे बहुत फायदा हुआ है गुजरात को। देखो दुनिया का पहला मार्केट पार्टिकुलेट एमिशन के लिए, 20 से 30% तक रिडक्शन हुआ पॉल्यूशन का, और कॉस्ट भी जो थी पॉल्यूशन को कम करने की वो भी कम हुई 11% से। बहुत बढ़िया। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। देखो ये जो मैं आपको बता रहा था ना, इसको बोलते हैं कैप एंड ट्रेड, ये लिख लो। ईटीएस का बेस मॉडल है कैप एंड ट्रेड सिस्टम। ये किस मॉडल के ऊपर आधारित है? कैप एंड ट्रेड, की रोक लगाओ और फिर रोक लगाने के बाद उसका व्यापार करो। जो मैंने भी आपको पूरी चीज समझाई वही है, अब सिर्फ सुन लो। गवर्नमेंट एक पॉल्यूशन कैप सेट करती है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैक्सिमम लिमिट, कि भाई एक कंपनी 100 यूनिट से ज्यादा रिलीज नहीं करेगी। कि कितना मैक्सिमम पॉल्यूशन अलाउड है, किसने सेट किया? गवर्नमेंट ने। इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं पॉल्यूशन परमिट, कि भाई आप इससे ऊपर जो है वो नहीं करोगे। अब जिस फैक्ट्री का एमिशन कम होता है वो अपने एक्स्ट्रा परमिट बेच सकता है। जैसे मैंने आपको बोला एक फैक्ट्री जो थी उसने 80 यूनिट ही यूज किया, 20 यूनिट खा लिए,
तो वो अपने 20 यूनिट को बेचने के लिए वो कर सकती है ऑनलाइन, कि भाई हमारा 20 यूनिट बचा हुआ, आ जाओ खरीद लो जिसको खरीदना है। अब एक का 110 यूनिट हो गया, उसको गवर्नमेंट को डबल ट्रिपल पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया, तो वो 10 यूनिट इससे खरीद लेगा। तो फायदा किसको हुआ? दोनों कंपनीज को फायदा हुआ है। इनको, जिनने पोल्यूशन जो है वो कम रखा, उनको पैसे मिल गए बिना कुछ किए, बिना एक रॉ मटेरियल लगाए भाई फैक्ट्री के अंदर, तो उनके लिए तो बेनिफिट है ही। और दूसरे जो थे वो सरकार के दंड से, फाइन से जो है वो बच गए। और बिल्कुल जो सरकार ने थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करके रखी थी पल्यूटेंट्स को इतना कम करने की, वो मैनेज रही। 200 के ऊपर गया ही नहीं, 200 यूनिट के ऊपर टोटल पल्यूटेंट। तो जिस फैक्ट्री का एमिशन कम होता है वो अपने एक्स्ट्रा परमिट बेच सकती है, और जिसकी एमिशन ज्यादा है उसे या तो परमिट खरीदना पड़ेगा या फिर फाइन का भुगतान देना पड़ेगा। एक, चलो एक तरीके से और समझाता हूं, अगर जिनको समझ में नहीं आया, वैसे तो समझ आना चाहिए था, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। इमेजिन करो कि 3 फैक्ट्रीज है, ठीक है, ए बी और सी। क्या? 3 फैक्ट्री है, दिमाग में रखो, 3 फैक्ट्री ए बी सी। ए ने अपने एमिशन को बहुत एफिशिएंटली कम किया, तो उसके पास एक्स्ट्रा परमिट है। जैसे कि अगर सरकार ने बोला 100 से ज्यादा आप एनवायरमेंट में पल्यूटेंट रिलीज नहीं करोगे, इसने 80 कर दिया, तो उसके पास एक्स्ट्रा है 20। अब सी ने पल्यूशन ज्यादा किया और उससे ए से परमिट खरीदना पड़ेगा। ए के पास बचा हुआ है 20 यूनिट, सी ने बहुत ज्यादा कर दिया, सी ने जैसे फॉर एग्जांपल 110 कर दिया, तो 10 10 यूनिट ज्यादा कर दिए, तो 10 यूनिट वो किससे खरीद सकती है? ए से। और अब बी की बात करें तो बी बी की बात करें तो बी ने बिल्कुल 100 पे रखा, ना ज्यादा ना कम, तो ना उसको फाइन का भुगतान करना पड़ेगा, ना वो खरीदने और बेचने के लिए लायबल है। बट हाँ, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं उसने सरकारी लिमिट को जो है वो बिल्कुल मेंटेन रखा। तो इससे ये तीनों ऑप्शंस में आपको क्या चीज समझ में आई? कि जो सी था वो बच गया सरकार के दंड से, क्योंकि उसने ए से खरीद लिया, ए को इंसेंटिव मिल गया, मॉनिटरी पैसे मिल गए सी से। और बी बी ने जो है वो नियमों को पालन किया और उसको कोई लेना देना नहीं था, उसने सिर्फ जितना बताया गया उतने एमिशन जो है वो रिलीज किया और रोक दिया, तो ना उसके ऊपर फाइन लगेगा। और हाँ, यहां पर वो बेच भी नहीं सकता क्योंकि उसका कोई कुछ है ही नहीं बेचने के लिए। समझे आप? तो ये चीज है, तो ये इंसेंटिव है क्लीन टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, कि लोग जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करें। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर सूरत में ईटीएस पायलट किया था, लिख लेना। ये सूरत का ईटीएस है ना, ये किसने बनाया है? ये गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और किसके साथ कोलैबोरेट किया? एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ। और दुनिया का पहला एमिशन मार्केट पार्टिकुलेट मैटर का बना लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे गुरु। 318 कोल यूजिंग इंडस्ट्रीज में लगाए गए सीईएमएस, कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं इन्होंने भाई। अब ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन कितना धुआं करेगा, कौन नहीं करेगा, वो कैसे पता लगेगा? वो सीईएमएस के थ्रू पता लगेगा। इन्होंने 318 कोयले की फैक्ट्री, मान लो कोयला यहां पर यूज होता है, वहां पर ये मशीन लगा दी है जो बताती रहती कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर रहे हो, कितना पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एमिट करो। रियल टाइम बेसिस पर ये ट्रैकिंग होती है, ये भी लिख लेना, किसके माध्यम से? सीईएमएस के माध्यम से। 280 टन पर मंथ से घटाकर 170 टन पर मंथ तक लाया गया है कैपिंग। पहले स्टार्ट किया था 280 टन हर महीने आप पार्टिकुलेट एमिशन कर सकते हो, फिर अब कैपिंग लगा दी 170 टन पर मंथ की, जिससे कि अब लोग और बेहतर टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने कैपिंग कैपिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे कि कैपिंग यानी कि मैक्सिमम लिमिट है, तो उसको जो है वो उसको क्रॉस ना कर पाए। ये है इंडिया का पहला मार्केट बेस्ड एनवायरमेंटल रेगुलेशन जो पॉल्यूशन कम करने के साथ इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी इंश्योर कर रहा है, कि लोग जो है वो कमा भी सक रहे हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स बने तैयार हो उसमें कम से कम एनवायरमेंट का नुकसान हो। कितनी बेहतरीन चीज है! इससे इससे बेहतरीन चीज तो जो है वो कुछ और हो ही नहीं सकती। अब देखो कितनी बढ़िया पॉलिसी है, बट हर पॉलिसी के कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। पहली चीज तो रियल टाइम मॉनिटरिंग काफी कॉस्टली होती है, स्पेशली छोटी इंडस्ट्रीज के लिए।
मार्केट मैनिपुलेशन का रिस्क होता है, जहां कंपनीज मिलकर परमिट प्राइस को जो है वो खराब करती हैं, चेंज करती हैं। इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सीईएमएस के लिए बहुत हाई है। बट सूरत ने गाइस ऐसा नहीं है, इन सब का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। सीईएमएस को मैंडेटरी बनाया गया, वीकली नीलामी होती है, उससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। कैप को रियल टाइम डेटा के बेस पर एडजस्ट किया गया जिससे कि कोई अपनी मनमानी चला ना सके। तो प्रॉब्लम तो थी बट इन्होंने उसको और उसका सोल्यूशन भी जो है वो निकाला है। तो ये उतनी कुछ खास नहीं चीज, समझने के लिए बहुत बेसिक सी चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन वहां का अच्छा है और उन्होंने ये प्रॉब्लम का सटीक सोल्यूशन जो है वो निकाल दिया। तो सूरत का ईटीएस मॉडल एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे इंडिया ग्लोबल लेवल पर भी एनवायरमेंट के लिए इनोवेटिव पॉलिसीज ला सकता है। और गाइस, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मेंस के लिए भी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे दुनिया का पहला पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट सूरत के अंदर प्रीलिम्स में आ सकता है। 20 से 30% तक पोल्यूशन रिड्यूस हुआ। कैप एंड ट्रेड बेस्ड मॉडल इसके अंदर शामिल है ना। तो ये देखो, ये सब पॉइंट्स मैंने बताए, ये याद रखना है। मैं भी तो आपको पढ़ा ही रहा हूं और मैंने भी ये टॉपिक, हाँ ठीक है, ईटीएस के टॉपिक को मैं ऑलरेडी काफी समय से पढ़ चुका हूं, आप लोग को पढ़ा चुका हूं। अभी भी मैंने ये आर्टिकल पढ़ने से पहले 3-4 आर्टिकल्स जो है वो गो थ्रू किए हैं। राइट, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको चीजें याद कैसे रहेंगी, जब आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, और बहुत ईजी है ना, याद रखना चीजों को। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पेन प्लस मॉडल है सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। लिख लेना भैया, पेन प्लस मॉडल किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। लिखेंगे आप, पेन प्लस मॉडल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पेन प्लस मॉडल किसका है, तो WHO का। इस मॉडल से अफ्रीका के जो गरीबी एरिया है ना, यानी कि ऐसा एरिया जो बहुत ही गरीबी गरीबी से ग्रस्त है, वहां पे एडवांस्ड हेल्थ केयर पहुंचा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 20 अफ्रीकन कंट्रीज ने पेन प्लस अप्रोच अडॉप्ट किया है। कितनी? 20 अफ्रीकन कंट्रीज ने। लिखने की जरूरत नहीं एग्जैक्टली, बट अफ्रीका के अंदर ये अप्रोच चल रही है, आपको पता होना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, सिकल सेल डिजीज, ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ट्रीटमेंट अब गांव गांव तक, दूर दराज के एरिया तक अवेलेबल हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से आपको एक चीज ये क्लियर हो गई कि ये बेसिकली टारगेट कर रहा है उन एरियाज को जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। राइट, यस। तो पेन प्लस इनिशिएटिव या अप्रोच या मॉडल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अफ्रीका के उन एरियाज पर टारगेट कर रहा है जहां गरीबी बहुत ज्यादा है, पहला पॉइंट याद रखने वाला। दूसरा पॉइंट याद रखने वाला कि ये जो पेन प्लस अप्रोच है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को खत्म करना जिसका बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट हार्ट डिजीज, सिकल सेल डिजीज। रवांडा, मलावी, लाइबेरिया, ऐसी कंट्रीज में छोटे बच्चे और गरीब फैमिलीज के लिए केयर एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, हेल्थ केयर। पेन प्लस का फुल फॉर्म लिख लेना भाई, कभी कभी ये लोग फुल फॉर्म जो है वो पूछ लेते हैं। पैकेज ऑफ एसेंशियल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंटरवेंशन प्लस। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडल है जिसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूं कि सेकेंडरी लेवल हेल्थ सेंटर पर सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का डिसेंट्रलाइज्ड केयर देना, लोकल नर्सेज और हेल्थ ऑफिसर्स को स्पेशली ट्रेन करना, दूर दराज के एरिया और गांव क्षेत्रों में भी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल बनाना। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा रवांडा के गांव में सिकल सेल डिजीज से सफर कर रहा है, सोचो एक छोटा बच्चा रवांडा। अच्छा, बाय द वे, सिकल सेल डिजीज क्या होती है? कमेंट बॉक्स पे बताना। सिकल सेल डिजीज कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। एनीमिया तो यहां पर लिखा है, उससे थोड़ा समझ ही गए होगे आप लोग, है ना। वैसे तो सिकल सेल ही पूछना चाहिए था उससे, ये एनीमिया यहां पर लिखा ही हुआ है तो इसलिए हाईलाइट कर दिया मैंने। वैसे सिकल सेल कोई बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है। फटाक से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर पता होना चाहिए भाई, आने वाले समय के अधिकारी लोग हो आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन इंडिया के अंदर महिलाएं और छोटे बच्चे इस प्रॉब्लम से बहुत बुरी तरह से ग्रसित हैं। तो जिसको नहीं पता सर्च करो और सर्च करके लिखो कमेंट बॉक्स पे, करनी है ये प्रैक्टिस। तो सिकल सेल डिजीज से सफर कर रहा है अगर एक बच्चा रवांडा के गांव में, सिर्फ एक बच्चा, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अब
उसे बड़े हॉस्पिटल्स दूर दराज के एरिया पर जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि अपने गांव को छोड़कर सिटी में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रीटमेंट उसको अपने ही जगह पर, अपने ही गांव पर मिल सकता है। तो ये है बेसिकली ऑब्जेक्टिव WHO के किस इनिशिएटिव का, जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या नाम है इस इनिशिएटिव का? पेन प्लस इनिशिएटिव। Why do you think decentralization is important for public health in developing countries? क्वेश्चन कभी कभी मेंस में आ सकता है सिविल सर्विसेज के। आपको क्यों लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो, विकेंद्रीकरण बोलते हैं ना, ये क्यों जो है वो इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में? क्योंकि ज्यादातर लोग, पहला पॉइंट, चलो मैं नहीं बता रहा, ये लिखना आप 120 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है मेंस में, और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपको मैं एक हिंट दे देता हूं, आप सोचना एक्सेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी और मैन पावर के पर्सपेक्टिव से, तब इसका आंसर एक अच्छा बनेगा। तो अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद रखने की उतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं है। जनवरी 2025 तक 15,000 लोगों को पेन प्लस के थ्रू ट्रीटमेंट मिला। मलावी में 440 से ज्यादा नर्सेज और डॉक्टर्स ट्रेंड किए गए। सेकेंडरी लेवल फैसिलिटीज में 300 से ज्यादा सीरियस पेशेंट्स का रेगुलर ट्रीटमेंट हो रहा है। ये मॉडल नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजीज के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक था। तो ये चीजें हैं। सब सहारन अफ्रीकन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरने वाले मोस्टली युवा होते हैं गाइस, क्योंकि उन्हें टाइम पर उनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता बीमारी का, और ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, और पेन प्लस ने इस गैप को जो है वो पूरा किया है। तो इसे कहते हैं कि हेल्थ केयर इक्विटी इन एक्शन। तो अफ्रीका का पेन प्लस मॉडल एक एग्जांपल है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट हो और लोकल ट्रेनिंग हो, तो दुनिया के गरीब से गरीब क्षेत्रों में भी जो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो होती है, बीमारियां जो होती हैं, उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो आप ये पेन प्लस इनिशिएटिव का के बारे में जो है वो लिख सकते हो अपने मेंस के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, स्वच्छता से रिलेटेड टॉपिक है। ये करात का सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल का टॉपिक है। तो हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी सिटी के बड़े काम के बारे में। महाराष्ट्र के कराद ने सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट में ऐसी मॉडल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है जिसे स्वच्छ भारत सिर्फ स्लोगन नहीं, एक रियलिटी बन सकती है। ध्यान सुनना, कराद जो है गाइस महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा सिटी है। कराद महाराष्ट्र के अंदर जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है ना, उसी का एक छोटी सी सिटी वहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। 100% सेग्रीगेशन, कलेक्शन और प्रोसेसिंग सैनिटरी और बायोमेडिकल वेस्ट की अचीव कर चुका है। 100%, समझ रहे हो आप? अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारे घर पर कचरे वाली गाड़ी आती है, हॉस्पिटल्स के बाहर आती है, क्योंकि ये सैनिटरी और बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल्स के बाहर ज्यादातर नजर आता है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब कचरे को पहले ही अलग कर दो कि कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा कचरा है, कौन सा प्लास्टिक वेस्ट है, कौन सा ई वेस्ट है, कौन सा मेडिकल वेस्ट है। तो इन्हें क्या किया, पहले ही अलग कर दिया, और प्रॉपर उसकी उसका कलेक्ट किया, और फिर प्रॉपर उसको उसकी प्रोसेसिंग की गई उसके डिस्पोजल के लिए या रिसाइकलिंग के लिए। तो एनवायरमेंट रिस्क और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी चिंताओं को इफेक्टिवली टैकल किया गया है करात के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, सोशल स्टिग्मा को भी रिड्यूस किया गया अराउंड सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि सैनिटरी वेस्ट से लोग को डर रहता है ना हेल्थ का, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो वो था, डर जो था समाज से, वो भी हटाया गया, क्योंकि आप सही तरीके से उसको डिस्पोज करोगे तो किसी प्रकार की बीमारियां फैलेंगी नहीं। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो क्या है ये करार मॉडल पूरा ओवरऑल, तो आप ये चीज तो समझ ही चुके हो। सैनिटरी और बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, है ना। और महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट ने ये 100% अचीव, सतारा डिस्ट्रिक्ट के कराड सिटी ने सक्सेसफुली अचीव किया है ये। तो सुन लो, सेफली डिस्पोज किए गए सैनिटरी पैड्स, डाइपर, हाइजीन प्रोडक्ट्स, इनको बताऊं क्या किया गया।
1200 डिग्री सेल्सियस पे इंसेनिरेशन किया गया, बर्न किया गया बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी के अंदर, जहां पर डिस्पोज किया जाता है ना, 1200 डिग्री सेल्सियस के कंटेनर में बर्न किया गया। डेडिकेटेड रेड बिन्स पब्लिक टॉयलेट्स में बनाए गए, रेड कलर के डस्टबिन रखे गए जहां पर सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाए। रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया कि कितना वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है और कितना हम उसको रिसाइकिल कर रहे हैं या डिस्पोज डिस्पोज कर रहे हैं। वुमेन के बीच में अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च किए गए। तो 4 लेवल पर करात ने जो है वो चीजें करी। पहला कलेक्शन, कि जहां से कलेक्ट किया जा रहा है वेस्ट को वहीं पर सेग्रीगेट कर दो, यानी कि अलग अलग कर दो कि ये बायोमेडिकल वेस्ट है, ये यहां पर जाएगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्ड सैनिटेशन वर्कर्स को रखा गया इसके प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि ये कहीं पर गिरे ना। तीसरा प्रोसेसिंग, इसके अंदर इंसिनरेशन मेथड का उपयोग किया गया, 1200 डिग्री सेल्सियस के बर्नर में जो है उसको जलाया गया। कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया, स्पेशली स्कूल की बच्चियों को और महिलाओं को, क्या वेस्ट को प्रॉपर जगह पर डिस्पोज करें। इस प्रयास ने पॉल्यूशन, इन्फेक्शंस और मैनुअल स्कैवेंजिंग रिस्क को भी काफी कम किया। तो बहुत तगड़ा टॉपिक है ये। तो कराद म्युनिसिपल काउंसिल ने हॉस्पिटल एसोसिएशन के साथ मिलकर काम किया गाइस, ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन के लिए। हॉस्पिटल मतलब हैंडल कर रही है इंसेनरेशन एट जीरो कॉस्ट सिटीजन्स के लिए, कि हॉस्पिटल में ही जो है वो पूरा रिसाइकलिंग बूथ जो है वो तैयार कर दिया जाए। ओपन डंपिंग स्टॉप कर दी गई, कि ओपनली जो है वो आप मेडिकल वेस्ट को नहीं फेंकोगे। एमिशन को पूरा मॉनिटर किया जा रहा है, हेल्थ रिस्क को जो है वो कम किया जा रहा है। तो 100% इन्होंने ये चीज अचीव करी है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर समझने के लिए। आइए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, एडवांस क्रिटिकल मिनरल रिसर्च इन इंडिया के बारे में, ये सुनने वाला टॉपिक है आपके लिए। तो देखो, क्या आपको पता है कि लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स, जिसे हम कैजुअली मेंशन करते हैं, वो एक्चुअली इंडिया की स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के लिए लाइफलाइन है। तो आप देखो, आपको पता ही है ये चीज, इसको रेयर क्यों बोला जाता है, ये पहले भी मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका हूं, राइट। जिन लोगों को आंसर नहीं पता था पहले, और उनको बाद में कमेंट बॉक्स के थ्रू आंसर जो है वो पता लग गया, तो आप लोग, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले रेयर मिनरल्स क्या होता है उसका आंसर लिख दिया, तो आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लिखकर बताओ कि क्यों हम कुछ मिनरल्स को रेयर मिनरल्स बोलते हैं। क्या ऐसा है कि वो बहुत ही कम है? नहीं गाइस, रेयर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो है बहुत ज्यादा, बट उसकी प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है या हमारे पास नहीं है, और बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के पास है, तो इसलिए वो रेयर। तो हम बात करेंगे एडवांस क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया के बारे में, और इसके पीछे के जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को जो है वो समझेंगे, मतलब कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली क्यों इंपॉर्टेंट है, और तीसरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, वो आप जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब क्या है। अब देखो, इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये वो मिनरल्स होते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज, स्मार्टफोन्स, सोलार पैनल्स, इनमें यूज होते हैं। दूसरा पॉइंट, सप्लाई चेन में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी कि कुछ ही कंट्रीज इन मिनरल्स को जो है वो कंट्रोल करती है, यानी कि ये मिनरल्स सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास होते हैं। तीसरा पॉइंट, बिना इनके नो ग्रीन एनर्जी, नो डिजिटल इकोनॉमी होता है, यानी कि अगर आप इन मिनरल्स का उपयोग करोगे तो आप ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को अचीव कर पाओगे या डिजिटल इकोनॉमी अपनी बना पाओगे। जैसे लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होता है, कोबाल्ट रिचार्जेबल बैटरीज के लिए, रियर अर्थ एलिमेंट्स में विंड टर्बाइंस, मिसाइल्स, लेजर्स, इनमें यूज किया जाता है। आपको पता है 2023 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल, चाहो तो लिख लो, 2023 में काबिल को लिथियम रिजर्व्स के लिए अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑथराइज किया गया है। हमारा जो काबिल है ना, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी, तो 2023 में हम लोगों ने इस कंपनी को बोला कि तुम जाओ अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, वहां पर जाकर आप जो है वो लिथियम निकालो। तो लिथियम रिजर्व्स के लिए अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट
के लिए ऑथोराइज किए गए हमने काबिल को 2023 में। जब आपको याद हो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व डिस्कवर हुआ है अभी। 2024-25 में गवर्नमेंट ने एडवांस क्रिटिकल मिनरल रिसर्च सेंटर सेटअप करने का प्लान अनाउंस किया, CSIR लैब्स और IITs के कोलैबोरेशन में। तो ये चीज थोड़ी सी आपको जो है बस पता होनी चाहिए। तो ये दो तीन चीज जो बताई बस वो आप जो है वो लिख लो। बाकी एक और मिशन की जो है वो यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है, वो सेम ही है, रेयर मिनरल्स के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं बस वो आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी जो है बता ही चुका हूँ, जो पॉइंट्स। और इनको और बूस्ट करने के लिए ये मिशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है बस। बाकी और लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप ही दें। ये टॉपिक जो है वो आपने पढ़ा होगा GS के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है पेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा का भी आंसर आप ही लोग जो है वो देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यार, लोग बहुत ही अनएथिकल तरीके से एनिमल्स को ट्रीट जो है वो करते हैं। मैं खुद एक एनिमल पेट लवर हूँ, हो गया हूँ यार। जब से मेरे पास दौलत आया है तब से बहुत ज्यादा अटैचमेंट एनिमल से हो गया है। BSc से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है, ट्राई करना इसका आंसर देने की। और ये है पेड कोर्सेज, और ये आपको ज्वाइन करने तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये है ज्ञान सर, और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। चलिए साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।